फ्रेंड्स नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं दृष्टि आय का राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत सिंगापुर रिलेशन के बारे में देखते हैं। भारत सिंगापुर सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं कौन है? तो लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। और इनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी और इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्रा की थी। तो पहले कार्यकाल के दौरान इससे पहले वाला जो था दूसरा कार्यकाल उसमें 4 बार यात्रा किए थे, दोनों बार मिला के, और ये 5वीं बार गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ थी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर जो संबंध है उसको रणनीतिक साझेदारी के स्तर पे और अधिक उन्नत बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि सिंगापुर आसियाना में भारत का आसियान जो कंट्री है उसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। तो अर्थात एफडीआई का जो विदेशी निवेश है उसका भी प्रमुख स्रोत में से एक है सिंगापुर, और इसके साथ ही एशियान कंट्री में सबसे बड़ा भारत का क्या है? तो व्यापारिक भागीदार है सिंगापुर। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के हैं कौन थे? लॉरेंस वोंग थे। यहाँ पे है प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है सिंगापुर के। आगे देख लेते हैं। तो इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था? 4 समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे। इस यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर के बीच 4 समझौते पे हस्ताक्षर हुए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट इसमें था डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू बना। एमओयू को फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड था शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास को बढ़ावा देने के पर भी एमओयू बना, अर्थात टेक्नोलॉजी में बना, शैक्षिक और कौशल पे बना। थर्ड है स्वास्थ्य के सेक्टर में बना, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पे बना। और 4 है भारत सिंगापुर अर्धचालक परितंत्र साझेदारी पे। इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम होगा उस पे सेमीकंडक्टर जिसका कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल है आजकल के टेक्नोलॉजी में। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक जो परितंत्र है, सेमीकंडक्टर है जो इकोसिस्टम, उस पे साझेदारी पर हस्ताक्षर एमओयू का उद्देश्य था कि भारत के जो भी विकासशील अर्धचालक उद्योग होंगे उनको सहायता प्रदान किया जाएगा सिंगापुर के द्वारा। साथ ही इस एमओयू के माध्यम से सिंगापुर की अर्धचालक निर्माता कंपनियां और संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ती भारतीय बाजार में भागीदारी करने की भी सुविधा क्या होगी? प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, वहां की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी एईएम है, उसका भी दौरा किया गया था भारत के द्वारा एईएम का। और इससे क्या होगा कि भारत में जो भी अभी डेवलपिंग कंट्री हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, डेवलपिंग जो कंपनियां हैं उनको सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा जो है उसमें आयोजित हुआ था सेमीकॉन इंडिया। तो भारत के ग्रेटर नोएडा में सितंबर में ही आयोजित किया गया था सेमीकॉन इंडिया, और इसमें प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक जो भी सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं इनको भी निमंत्रण भेजा गया था। ये भी पार्टिसिपेट किए थे सेमीकॉन इंडिया में, जिसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इंडिया फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर सिंगापुर में खोलने की घोषणा की थी। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इंडिया फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर सिंगापुर में खोलने की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि थे, तमिलनाडु के कवि थे, तमिल कवि थे जिनका नाम था संत तिरुवल्लुवर। इन्होंने
तिरुकुरल नामक काव्य की रचना किए थे। तो तिरुकुरल नामक काव्य की रचना किसने की है? तो संत तिरुवल्लुवर ने किए थे। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है भारत ब्रुनोई। भारत सिंगापुर हो गया। अब है भारत ब्रुनोई दारुसलाम। तो भारत ब्रुनोई के बारे में देख लेते हैं। तो 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य में ब्रुनोई के सुल्तान हाजी असलन ब्रुनई के सुल्तान हैं जिनका नाम है हाजी असनल। इन्होंने बोल्किया के निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई दारुसलाम की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। और ब्रुनई के सुल्तान कौन है? तो ब्रुनई के सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया। ब्रुनई के सुल्तान हैं कौन? तो हाजी हसनल बोल्किया। और इन्होंने हाजी हसनल बोल्किया ने निमंत्रण भेजा था। नरेंद्र मोदी ने वहां दारुसलाम का यात्रा किया था। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनई की अब तक की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। नरेंद्र मोदी की यह ब्रुनई यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि ब्रुनई के सुल्तान ने वर्ष 1992 एवं वर्ष 2008 में भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। तो ब्रुनई के सुल्तान 2 बार भारत आ चुके हैं, 1992 में और 2008 में। ज्ञातव्य है कि ब्रुनई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य आसियान सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि भी थे। ये 2018 में। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनोई में भारतीय उच्चायोग के नए जो चांसरी परिसर है, चांसरी प्रीमाइसेस, उसका भी उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई में क्या किए थे? ब्रुनोई में चांसरी परिसर, चांसरी प्रीमाइसेस का उद्घाटन किए थे। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर शेरी बेगावन में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। तो चांसरी परिसर का उद्घाटन किए और इस यात्रा के दौरान बांदरी। नेक्स्ट है कि ज्ञातव्य है कि इस मस्जिद का जो सैफुद्दीन का मस्जिद था बांदर शरी बेगावन में स्थित है, तो उसका नामकरण ब्रुनई के 28वें जो सुल्तान है उमर अली सैफुद्दीन तृतीय, इनके नाम पे किया गया था। तो बांदर शरी बेगावन में एक मस्जिद है जिसका नाम उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया और उनके नाम पे ही इस मस्जिद का नाम पड़ा था, उमर अली सैफुद्दीन। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में उपग्रह, सैटेलाइट और प्रक्षेपण यानों लॉन्च व्हीकल के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझौता ज्ञापन पत्र हस्ताक्षरित हुआ था। टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, टेली कमांडो, उपग्रह और प्रक्षेपण यान। ज्ञातव्य है कि ISTRC इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से ब्रुनोई सहित कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन का एक नेटवर्क स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि इसरो की सभी उपग्रह और प्रमोशन यान मिशनों के लिए ISTRC बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की भी प्रमुख जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर शेरी जो बेगावन है और चेन्नई है उसके बीच में सीधी उड़ान डायरेक्ट फ्लाइट भी प्रारंभ किए जाने का स्वागत किया। अर्थात अब चेन्नई से ब्रुनई के बांदर शेरी बेगावन के बीच डायरेक्ट फ्लाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। और बांदर शेरी बेगावन में ही क्या है, एक मस्जिद है जो वहाँ के राजा थे उनके नाम पे, जिनका नाम था उमर अली सैफुद्दीन, उनके नाम पे रखा गया है। आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं भारत और यूक्रेन। भारत सिंगापुर, भारत ब्रुनई हो गया। भारत यूक्रेन के बारे में देखते हैं हम। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और ये युद्ध रशिया यूक्रेन चल रहा है तो बहुत फेमस हो गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। और इनके निमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा किए थे। 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन का आधिकारिक यात्रा किया। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य में राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कीव जो है वहाँ पे मैरिन्स्की पैलेस है, वहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात किया। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कीव यूक्रेन का एक शहर है, जगह है, वहाँ पे कीव में एक
शहर जगह है जिसका नाम है मिरेंस्की प्लेस। तो क्यू शहर के मिरेंस्की प्लेस में दोनों ने मुलाकात की है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पहले जून 2024 में अपुलिया जो इटली है वहां में G7 शिखर का सम्मेलन किया गया था। और इस G7 शिखर के सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं ने मध्य बैठक मीटिंग आयोजित हुई थी यूक्रेन और भारत के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूक्रेन पे रूस के आक्रमण के बाद ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक जो भारतीय थे नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको वहां से सुरक्षित वापस निकाला गया। ऑपरेशन गंगा की मदद से 18,000 सैनिकों। उल्लेखनीय है कि 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। तो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था यूक्रेन में शांति समिट ऑन पीस ऑन इन यूक्रेन। तो उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था कि यूक्रेन में शांति होनी चाहिए और उसका समिट हुआ था स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट की ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 यूक्रेन का पड़ोसी देश से पोलैंड वहां से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के बाद कीव यूक्रेन पहुंचे थे। तो नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे थे ट्रेन के माध्यम से और लगभग 10 घंटे की यात्रा थी और उस ट्रेन का नाम था रेल फोर्स 1 जो कि पोलैंड से चली थी कीव तक गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण प्रारंभ किए जाने के बाद से ही यूक्रेन का जो हवाई क्षेत्र था वो बंद है, इसलिए ट्रेन के माध्यम से जाना पड़ा। यूक्रेन की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ओएसिस ऑफ पीस पार्क में जगह स्थित है महात्मा गांधी की प्रतिमा, वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में निम्न 4 समझौते या MOU पे हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से पहला है कृषि एवं खाद्य उद्योग फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। कृषि एवं खाद्य उद्योग फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सहयोग। दूसरा है चिकित्सा उत्पाद विनियमन मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के क्षेत्र में सहयोग या MOU। थर्ड पॉइंट है उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता MOU पर हस्ताक्षर हुआ। 4 पॉइंट है 2024-28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम को भी लाया गया। आगे देखते हैं। तो अगला है यूक्रेन को भीष्म क्यूबस प्रदत्त। इसको देख लेते हैं। 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूबस प्रदान किए। तो नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूबस दिए हैं और इन क्यूबस के माध्यम से क्या होगा तो घायलों के त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में भी योगदान देगा। सभी प्रकार के चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य जो सेवा केंद्र है उसके लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधियां और उपकरणों से क्या होगी सुसज्जित होगी ताकि घायलों को तुरंत इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बुनियाद जो है वो शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो है उससे भी युक्त है। भीष्म क्यूबस जो होगा वह सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम होगा। तो भीष्म क्यूबस क्या होगा तो बहुत कम मात्रा में विद्युत और ऑक्सीजन भी उत्पन्न करने में भी खुद ही वो स्वयं ही विद्युत ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भीष्म है और भीष्म का फुल फॉर्म दिया है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। तो हिता और मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग है। आरोग्य मैत्री परियोजना का यह एक अंग है। जो भीष्म है वो आरोग्य मैत्री योजना का एक अंग है।
इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल जो भीष्म है, इसका विश्व का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है ताकि ये इधर से उधर जा सकता है और स्वदेशी अस्पताल है। इन नवोन्मेषी जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसको आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पष्ट है कि भीष्म जो है एक अभिनव आपातकालीन चिकित्सा सहायता कार्यक्रम है जिसमें पोर्टेबल मिनी क्यूबस शामिल है जो आवश्यक दवाओं और उपकरणों से युक्त है। स्पष्ट है कि भीष्म एक अभिनव आपातकालीन चिकित्सा है और इसे पोर्टेबल मिनी क्यूबस भी इसमें शामिल है जो आवश्यक दवाओं और उपकरणों से युक्त है। नेक्स्ट देखते हैं, उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब और भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया था। जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य है कि श्री राम जो जन्मभूमि मंदिर है वहां के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना था। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब का अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान को भी संचालित किया था। तो पैरा ड्रॉप अभियान चलाया गया भीष्म क्यूब के माध्यम से। इसमें सारी आवश्यक जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उसमें अवेलेबल उस किट में क्यूब में, और 15,000 फीट की ऊंचाई से इसको अपनी तरह मतलब ये ड्रॉप किया गया नीचे ताकि किसी इमरजेंसी में हेल्प हो सके। नेक्स्ट है आरोग्य मैत्री परियोजना। तो आरोग्य मैत्री परियोजना के बारे में डिटेल से देखते हैं। जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो साउथ एशियन का समिट वॉइस था, उनकी आवाज थी। तो इसका नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की यहीं पे घोषणा किए थे। यह एक तरह से मानवीय पहल है, ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। आरोग्य मैत्री जो है वो उसका उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित जो भी देश है, विकासशील देश है, उनको आवश्यक चिकित्सा की आपूर्ति प्रदान करना है। अगला है भारत और पोलैंड। तो भारत पोलैंड के बारे में जानते हैं। 3 हो चुका है अब तक, भारत सिंगापुर, भारत ब्रुनेई, भारत यूक्रेन, नेक्स्ट है भारत पोलैंड। तो इसके बारे में देखते हैं। 21 से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न किए थे। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। इसके पहले वर्ष 1979 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी पोलैंड की यात्रा पर गए थे। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी की यह पोलैंड यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ था। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने वार्सा में, पोलैंड के वार्सा में डोबरी महाराज जो स्मारक है उस पर श्रद्धांजलि भी अर्पित किए। तो वार्सा में डोबरी महाराज के स्मारक पे इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया था, वार्सा में डोबरी महाराज स्मारक। और नेक्स्ट है कि यह स्मारक जो है वार्सा में गुड महाराज स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा पे स्थित है, स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा पे स्थित है डोबरी महाराजा का प्रतिमा, और वार्सा में है, इस पे श्रद्धांजलि दिया गया। यह जो स्मारक स्थल है वो नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह की रणजीत सिंह जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है कि कैसे पोलैंड के लोग इनका जो महाराजा है इनका सम्मान करते थे, जाम साहब दिग्विजय सिंह जी की रणजीत सिंह जडेजा के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञातव्य है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जाम साहब ने क्या किया था, तो पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों महिलाओं को शरण प्रदान किए थे। तो पोलैंड के 1000 बच्चे महिलाओं को शरण दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। ये जो थे महाराजा थे वो जाम साहब, और इसीलिए इनका सम्मान है वहाँ के लोगों का। प्रधानमंत्री ने वार्सा स्थित जो है कोल्हापुर स्मारक में भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो वार्सा में कोल्हापुर एक स्मारक है, वहाँ भी इनके द्वारा
नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो कोल्हापुर स्मारक है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शिता की गई उदारता को समर्पित करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कोल्हापुर के वलीवडे में स्थापित कैंप में पुलिस लोगों को शरण, जो पोलिश लोग थे उनको शरण प्रदान उनके लिए आश्रय दिया गया था। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध मोनुमेंट टू द बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की और स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। कौन सा? तो मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक। ये सभी देशों के जो युद्ध में मारे गए सैनिक थे उनके वीरता का याद दिलाता है मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक। इन सैनिकों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इटली में मोंटे कैसिनो के प्रसिद्ध युद्ध में एकजुट होकर के युद्ध किए थे। इटली में मोंटे कैसिनो के प्रसिद्ध युद्ध में एकजुट होकर युद्ध किए थे, उन्हीं की याद में बनाया गया। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने जाम साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की भी घोषणा किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इस पहल के तहत जो प्रतिवर्ष 20 पोलैंड के युवा जो हैं उनको पोलिस कहा गया, पोलिश युवा हैं उनको भारत में आमंत्रित किया जाएगा। तो प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। और इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री जो थे डोनाल्ड टस्क के, तो पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क, इनके बीच में आयोजन हुआ, बैठक हुआ। दोनों नेताओं ने भारत और पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। इस रणनीतिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देश वर्ष 24 से 28 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमत हुए। और इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने वारसा में स्थित वेल्वेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा है। और पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो यह डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा, उनसे भी इन्होंने मुलाकात किया। नेक्स्ट है भारत और मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के रिलेशन देखते हैं। भारत मलेशिया संबंध के बारे में जानते हैं। 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो शेरे अनवर बिन इब्राहिम, तो शेरे बिन अनवर इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न किया था। अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, अनवर इब्राहिम ने भारत का यात्रा किया और मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। यह मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में श्री इब्राहिम जो हैं अनवर इब्राहिम, इनकी किसी भी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा थी। भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक जो भागीदारी है वर्ष 2010 में स्थापित हुई थी, जिसे वर्ष 2015 में विस्तारित रणनीतिक साझेदारी इनहैंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रूपांतरित कर दिया गया था। प्रमुख घोषणाएं जो देख लेते हैं भारत मलेशिया के बीच में क्या हुआ है, तो वो है सद्य यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं जो निम्नलिखित, उसमें से पहला है कि भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल की एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई। तो भारत के द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल प्रदान की जाएगी। सेकंड पॉइंट है जो भारत मलेशिया के बीच समझौता हुआ। मलेशिया ने संस्थापक जो सदस्य हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके रूप में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि UTAR यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान उतार यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में
आयुर्वेद चेयर की स्थापना की। तो मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की गई उत्तर यूनिवर्सिटी टुकू अब्दुल रहमान के द्वारा। उसका नाम है एक्चुअली यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी टक्कू अब्दुल रहमान, और आयुर्वेद चेयर की स्थापना हुई कहाँ पे? मलेशिया। 4 पॉइंट है कि मलाया विश्वविद्यालय जो है मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर जो पीठ है उसका स्थापना की जाएगी। तो भारतीय अध्ययन के तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये मलेशिया के मलाया विश्वविद्यालय में की जाएगा। 5 पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत मलेशिया जो है वो डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी भारत मलेशिया के बीच। 6 पॉइंट है कि भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के मध्य सहयोग भी किया जाएगा। 7 पॉइंट है कि भारत द्वारा अपने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को मलेशिया के पे नेट के साथ एकीकृत करने की भी घोषणा की गई है, ताकि यहाँ के यूपीआई के थ्रू मलेशिया में के पे नेट से पेमेंट किया जा सके। संदेह यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी, आयुर्वेद एवं चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू सहित कुल 8 समझौते 8 एमओयू पे हस्ताक्षर हुए थे। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि साथ ही 19 अगस्त 2024 को आयोजित 9वें भारत मलेशिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। तो जो 9वां है भारत मलेशिया सीईओ फोरम और 9वां भारत मलेशिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था 19 अगस्त 2024 को। अगला है हेडलाइन भारत, टॉपिक है भारत वियतनाम रिलेशन। तो भारत वियतनाम रिलेशन को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो कहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।